हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा ई लर्निंग सेंटर में। बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए मैं और मेरी टीम एक नया पूरा वीडियो सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम फिजिक्स के क्लास 12th के जितने भी प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम टॉपिक में ब्रेक करके टॉपिक वाइज विथ डेफिनेशन एंड सॉल्यूशन हम उनको एक वीडियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में शेयर करिएगा। और आई होप कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के सक्सेस में ये सीरीज काफी अच्छा रोल प्ले करेगी। तो आइए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले वीडियो लेक्चर पे। बच्चों, जो आपका पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको करेंगे। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन करेंगे, उसका वेक्टर फॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें से यही तीन चार टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे यही पूछा जा सकता है कि कूलम्स लॉ होता क्या है। अब यहाँ पे आपको बहुत पहले से बताया गया है, ये तो बहुत बेसिक है, कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल है ए और दूसरा चार्ज पार्टिकल है बी। इस पे चार्ज है Q1 अमाउंट, इस पे चार्ज है Q2 अमाउंट, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो क्या है, R है। तब इस केस में इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, F। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज 1 के मैग्नीट्यूड और इसके साइन के, चार्ज 2 के मैग्नीट्यूड और इसके साइन के, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो फोर्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस का साइन क्या है। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, यानी कि लाइक चार्जेस हैं, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। दोनों चार्जेस निगेटिव निगेटिव हैं तो क्या है, दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पे भी रिपल्शन होगा। लेकिन अगर एक चार्ज प्लस है दूसरा चार्ज माइनस है, तो यहाँ पे क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जनरली हम पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव साइन यूज करते हैं और निगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव साइन यूज करते हैं। ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। इतनी चीजें आपको पता थी। इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। ये तो पहले से था। ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अब इसी चीज को डेफिनेशन के फॉर्म में आगे लिखवा दिया गया है। तो आप लोगों में से जिसको भी नहीं पता है, वैसे तो सबको ही पता होगा, पर फिर भी एक बार आप डेफिनेशन को देख लो। अगर नहीं याद है तो तुरंत तुरंत यहीं पे रिवीजन करो और आगे बढ़ो। देखो, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। देखो यहाँ पहली चीज क्या लिया गया, स्टेशनरी है, दैट इज मूविंग चार्ज नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि ये पॉइंट चार्जेस हैं, ये पूरी चार्ज की बॉडी की बात नहीं हो रही, एक पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। अच्छा, पॉइंट चार्ज से क्या मतलब होता है, ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल डॉटेड होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि जो इनके बीच की सेपरेशन है वो इतनी ज्यादा होती है कि चार्ज को हम एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तब इस केस में फोर्स क्या निकल के आता है, वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। ओके। अब यहाँ पे F क्या है, ये इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है। अब फिर वही बात, अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करेगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और R क्या है, ये जो फ्री स्पेस है जिसके बीच में ये दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है एक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके। अब यहाँ पे आइडियल कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम है या फिर एयर है। अब इसका यूज कहाँ है वो आपको आगे पता चलेगा। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब वैल्यू पहले से निकाल के रखी गई है, तो आपको सिर्फ इसको याद कर लेना है, इसको निकालना नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m⁻⁻1 l⁻³ t⁴ a²। अगर ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे। वैसे तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसको कैलकुलेट करिए कैसे आया है, पर फिर भी अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालने के लिए इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो आप यहाँ देखो, एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ लेते आओ और फोर्स को आप यहां लेते आओ। तो एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाता है, एप्सिलॉन नॉट बन जाता है 1/f इंटू Q1 Q2/R²। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन पुट करनी है, यहाँ पे चार्ज की डायमेंशन पुट करनी है, और यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन पुट करनी है, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। बहरहाल अभी आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये कब है,
ये जब फ्री स्पेस होता है, जहां मैंने आपको बोला है या तो एयर होगी या तो वैक्यूम होगी, उस केस में हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। अदरवाइज हम एप्सिलॉन नॉट के या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर यूज करते हैं, जहां पे के को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ओके, या फिर डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम। इसके बारे में डिटेल लेक्चर मैंने आपको पहले दिया हुआ है, तो अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको वहां से देख सकते हो। बट अभी क्या है कि ये बहुत जरूरी है कि हम रिवीजन जल्दी जल्दी करें, तो अभी जो चीजें एज इट इज है मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आप ये समझ लो कि ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। के, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, और इसकी वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए 1 होती है। इसीलिए जो फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन के की जगह एप्सिलॉन नॉट ही रह जाता है, क्योंकि के की वैल्यू 1 होती है। लेकिन बाकी के लिए ऐसा नहीं होता है। और ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी और मीडियम की परमिटिविटी का रेशियो होता है। अब मीडियम में कितनी परमिटिविटी है डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। इतना आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे उसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में बताया गया है। अगर मीडियम एयर ना हो तब आप क्या करोगे, आप एप्सिलॉन पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं पुट करोगे। और एप्सिलॉन की वैल्यू आपने अभी पढ़ी है, एप्सिलॉन नॉट के होती है, क्योंकि अभी आपने ये देखा था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ये दोनों एक ही चीज है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो ये वहां पे यूज कर लिया गया है। तो अगर आपको कोई और मीडियम दिया जाता है तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो या फिर ये फॉर्मूला लिख सकते हो। अब के की वैल्यू किसके लिए 1 होती है, वैक्यूम या फिर एयर के लिए, और कंडक्टर या फिर मेटल के लिए इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर फॉर्म की बात करने से पहले बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। देखो, एकदम ध्यान से सुनना बात को। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यहाँ पे दो चार्जेस हैं, ए पे चार्ज है Q1, बी पे चार्ज है Q2। अब Q1 पे Q2 की वजह से कुछ फोर्स लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू चार्ज ऑन बॉडी बी। दोनों बॉडी पे चार्ज है, तो ए बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो किसकी वजह से लग रहा है, बी बॉडी की वजह से जो चार्ज है, इसलिए इसको हम एफ ए बी बोल रहे हैं। और यहाँ पे सेम बी बॉडी पे Q2 चार्ज है और ए बॉडी पे Q1 चार्ज है, तो Q2 को Q1 भी तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। अभी अगर हम मान ले रहे हैं कि दोनों चार्जेस लाइक हैं, मतलब पॉजिटिव हैं या फिर निगेटिव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो Q2 को Q1 भी रिपेल करेगा, और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, उस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू चार्ज ऑन बॉडी ए। मतलब Q2 चार्ज को Q1 चार्ज जो रिपेल कर रहा है वो फोर्स FBA है। और ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। ओके, पहली चीज आपको यहां से मिल गई। और ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है ही एज इट इज, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे। बॉडी बी जो है, इस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, किसकी वजह से, बॉडी ए की वजह से। ध्यान से सुनना बात को मेरी, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो इसकी पोजीशन हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, बॉडी ए के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो जब हम बॉडी ए के रिस्पेक्ट में बॉडी बी की पोजीशन को मेजर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, R12, या फिर हम इसको कह सकते हैं RAB। इसको हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी ए, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, Q1 से Q2 की तरफ। सिमिलरली R21 क्या होगा, ये होगा वेक्टर RBA, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पोजीशन वेक्टर ऑफ RA माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ RB। यानी कि जब हम Q1 पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, किसकी वजह से, इस Q2 चार्ज की वजह से, तो हम इसकी पोजीशन को इस बॉडी बी या चार्ज Q2 की जो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। और इसके रिस्पेक्ट में मेजर करना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ बॉडी 1 या बॉडी ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी 2 या फिर बॉडी बी। और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे वेक्टर R21 का। यही चीज आगे आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर आपको ओरल नहीं समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रही है तो इसको आप आगे स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो। देखो, यही मैंने बताया है। F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2। चार्ज Q2 पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज Q1, वो क्या हो गया F21। और सिमिलरली F12 क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज Q1। चार्ज Q1 पे जो फोर्स है ड्यू टू चार्ज Q2। ये दोनों चीजें आपको याद रहेंगी।
एंड सिमिलरली R12 क्या है? R12 मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ R1, यानी कि चार्ज Q2 की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1, उसको हम क्या बोलते हैं? R12। और इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी? F B A की तरफ। क्यों? क्योंकि हम क्या मेजर कर रहे हैं? फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू बॉडी A। तो वहां पे जब आप बॉडी B पे मेजर कर रहे हो, ये देखो बॉडी बी पे आप फोर्स मेजर कर रहे हो, तो जो पोजीशन वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग होगा वो कौन सा होगा? R12 होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट वेक्टर R21, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2। ये चीज यहाँ पे क्लियर। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? F ए बी की डायरेक्शन में। फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू बॉडी B, या फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब Q1 इधर रहेगा कहीं और Q2 इधर है कहीं, तो इसकी पोजीशन हम मेजर कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो फिर वही बात है R1 की पोजीशन माइनस R2, और इसको हम क्या लिखते हैं? R21 वेक्टर में। ओके, अब इसके बाद अगर आपको ये समझ में आ गया तो वेक्टर फॉर्म में कुछ बचा नहीं है, बस उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। देखो F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे R12 या फिर R21 लिखना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, फिर वो पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, स्क्वायर होके उसको पॉजिटिव ही आना है। ओके, और ये दोनों सिर्फ अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है। बस हम उसको एक बार एक बॉडी के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं और एक बार दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा दोनों के लिए। अब ये हो गया मॉड ऑफ आर स्क्वायर, और इसके बाद इसकी डायरेक्शन किधर होगी? R12 के कैप के अलोंग। R12 का कैप के अलोंग इसका क्या मतलब होता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R12, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी 2 विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी 1। तो ये किस डायरेक्शन में हो गया? ये हो गई आपकी A टू B वाली डायरेक्शन। अगर आपको फिगर याद है तो फिगर कुछ ऐसे बना था, यहाँ पे एक बॉडी A थी, यहाँ पे एक बॉडी B थी, ये Q1 था, ये Q2 था। तो अभी ये जो R12 का कैप है ये किस डायरेक्शन में है? ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम A टू B, और इसी डायरेक्शन में आपका रिपल्सिव फोर्स जो है वो लग रहा है। बॉडी B पे लगने वाला फोर्स बॉडी A पे रखे हुए चार्ज की वजह से, ये वही है। एंड सिमिलरली जब आप आगे जाओगे तो देखो आर कैप कहीं भी होता है। आर कैप क्या है? आर कैप डायरेक्शन है, और डायरेक्शन में जब आप मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनती है? एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है। आर कैप को आप क्या लिख सकते हो? आर कैप को आप लिख सकते हो वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। अब यहाँ पे अगर इसकी जगह रिप्लेस किया जाए तो क्या आ गया? आर कैप 12 था, अब इसकी जगह क्या आ गया? R12 वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड आर ही था, तो ये आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब आ गया। इस चीज को यहाँ पे आप ले जाके पुट करके देख लो, ठीक है। R12 का कैप था यहाँ पे, उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? वेक्टर R12 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया? आर क्यूब। एंड सिमिलरली अगर ये हो सकता है तो F12 दैट इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने K से डिनोट कर दिया है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और R21 कैप। अब यहाँ पे R21 कैप हो गया, मतलब R21 कैप का मतलब है बी से ए की तरफ, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी 1 विद रिस्पेक्ट टू बॉडी 2। तो यहाँ पे बॉडी 1 कौन सी है? ये ए है। अब ए की पोजीशन आप मेजर कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? बी के। तो ये क्या हो गया? ये ओरिजिन हो गया और ये पॉइंट हो गया, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसको आप क्यूब के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो अगर वेक्टर के फॉर्म में पूछा है। अगर यूनिट डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में पूछा हुआ है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे वही चीज दोबारा से रिपीट की गई है। आप सबको पता है कि जो पोजीशन वेक्टर थे वो क्या थे? R12 और R21 क्या है? ये रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है, बॉडी 1 के बॉडी 2 के रिस्पेक्ट में, या फिर बॉडी 2 के बॉडी 1 के रिस्पेक्ट में। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर होना ही होना है, बस इनके बीच में अपोजिट क्या हो सकता है या डिफरेंस क्या हो सकता है? वो हो सकता है इनकी डायरेक्शन। तो R12 जो वेक्टर है वो निगेटिव ऑफ वेक्टर R21 के बराबर है। इसको आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देख सकते हो, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर 12। तो सही बात है यार, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो भी दोनों बॉडीज पे जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मान लो रिपल्शन में तो आप देख रहे हो कि सर एक बॉडी इधर फोर्स लगा रही है, एक बॉडी इधर फोर्स लगा रही है,
तो अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे तो ये डायरेक्शन ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। लेकिन अगर दोनों अट्रैक्शन पे हो तब तो फिर भी देखो बात वही है कि ये जो बॉडी है ये अट्रैक्ट हो रही है इधर की तरफ, तो अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो ये डायरेक्शन ऑटोमेटिकली निगेटिव हो गई। यानी कि अगर एक पेयर ऑफ चार्ज हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो दोनों फोर्स लगेंगे बॉडीज के ऊपर दोनों चार्जेस की वजह से, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। बढ़ते हैं आगे। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टू इक्वल बॉल्स हैं, ओके, दो बॉल्स हैं जो इक्वल हैं, हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू कूलम्स। दो बॉडीज हैं या दो बॉल्स हैं, उन पे चार्जेस हैं क्यू कूलम के, ओके, दोनों पे चार्ज इक्वल है और कहा जा रहा है कि इनको सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है बाई टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा भाई, इनको जिस स्ट्रिंग से लटकाया गया है उसकी लेंथ भी इक्वल है, मतलब दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक सीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू। क्वेश्चन ये है कि अभी अगर ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इनके बीच में एयर है, तो इनके बीच में जो फोर्स है एफ मान लो, और इनके बीच में एक प्लास्टिक शीट रख दी गई, तो इनके बीच का जो नया फोर्स है वो एफ डैश मान लो। तो कह रहा है एफ डैश और एफ में क्या रिलेशन है ये बता दो। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं पूरी रामायण नहीं लिखने वाला हूं। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि के क्या है, वन है। के वन क्यों है? क्योंकि इनके बीच में अभी कुछ नहीं है, या तो एयर है या फिर वैक्यूम है। आइडियली हम यही मानते हैं। तब इनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पहला चार्ज Q1 क्या है, Q, और दूसरा चार्ज क्या है, Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो R है, तो ये क्या बन गया, आर स्क्वायर। ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, आफ्टर प्लेसिंग अ प्लास्टिक सीट बिटवीन द टू चार्जेस लेट द फोर्स बिकम्स एफ डैश। अच्छा, एफ डैश होगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पे के रहेगा क्योंकि ये प्लास्टिक के लिए वन नहीं होता, क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि चार्जेस वही है, उनके बीच की सेपरेशन वही है। ये हो गई इक्वेशन 2। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन आप ध्यान से देखो। अगर हम यहाँ से वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट उठाएं और Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर उठाएं, तो ये किसकी वैल्यू है, ये F की वैल्यू है। इक्वेशन 1 से देख लो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम क्यू स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन के। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद करनी पड़ेगी, सिंस के इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन फॉर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के लिए जो के की वैल्यू होती है वो हमेशा एक से बड़ी होती है, और जब भी आप किसी नंबर को एक से बड़े किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो क्वांटिटी आती है वो इनिशियल क्वांटिटी से छोटी आती है। मान लो एक नंबर हम लेते हैं 10, और 10 को हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो वैल्यू क्या आती है 10। लेकिन अगर अब इसी नंबर 10 को हम डिवाइड करें 1.25 से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। दैट मीन्स अगर हम डिनोमिनेटर को एक से बड़ा लेते हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू आती है, जो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू आती है, वो न्यूमरेटर से कम ही आती है। यानी कि अगर हम f को एक से बड़े किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो f से कम होगी, एंड देयरफॉर f डैश इज लेस देन f। यानी कि हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि द फोर्स या फिर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स will get reduced after placing a thin plastic sheet between the two given charges। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये सिंपल सी बात है, आप कोई भी अगर इंसुलेटर लेके आ रहे हो बीच में, तो हमेशा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है प्लॉट अ ग्राफ showing the variation of Coulomb force versus 1 upon r square, where r is the distance between the two charges of each pair of charges 1 microcoulomb, 2 microcoulomb and 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb। चार्जेस को छोड़ो, यहाँ पे जो समझने वाली चीज है ना वो ये है कि आपका जो ग्राफ है वो किसके बीच में प्लॉट हो रहा है, एफ और 1 अपॉन आर स्क्वायर के। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो इस हिसाब से इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाना चाहिए, ये एफ हो गया, ये आर हो गया,
तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाना चाहिए। जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा फोर्स जीरो होते जाएगा, और जैसे जैसे आप आर को जीरो की तरफ टेंड कराओगे, जो फोर्स होगा उसकी स्ट्रेंथ इंफिनिटी की तरफ टेंड करती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको ग्राफ इसके बीच में प्लॉट करना ही नहीं है। आपको ग्राफ प्लॉट करना है एफ और वन अपॉन आर स्क्वायर के। तो अगर आप फॉर्मूला देखो तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन आर स्क्वायर के। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन आर स्क्वायर के। तो यहां पे जो रिलेशनशिप जाएगी वो कैसी जाएगी? वो बिल्कुल लीनियर जाएगी। ये एफ है और ये वन अपॉन आर स्क्वायर है। ओके, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आर और एफ में जो रिलेशन है वो इनवर्स का है। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, बट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बात वही है, लेकिन यहाँ पे चालाकी से बस वन अपॉन आर स्क्वायर दे दिया है कि बच्चे जल्दी जल्दी में ये वाला ग्राफ बनाए और कहें बहुत आसान क्वेश्चन है, एक नंबर तो मिल गया, और फिर एग्जाम के बाद घर जाके बोले शिट यार ये तो गलत हो गया। ओके, तो इसका ग्राफ आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, अब तो कुछ बचा नहीं है। ये दोनों चार्जेस सेम है तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तो जो फोर्स निकल के आएगा वो क्या आएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q1 पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव, तो फोर्स क्या आएगा? रिपल्शन। और फोर्स ऑफ रिपल्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो अगर इसको हम ओरिजिन मान लें यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव साइन है और ये क्या है? निगेटिव साइड है इसकी। तो इनका जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब वन अपॉन आर स्क्वायर और एफ के बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा बिल्कुल। और फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो ऊपर की तरफ होगा। यहाँ एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज निगेटिव है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन का लगेगा, सॉरी अट्रैक्शन का लगेगा। इस वजह से यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा, बट डाउनवर्ड स्लोप में बनेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो ये जान लो कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। देखो, कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है? कि मतलब कंटिन्यूअसली या इक्वल अमाउंट में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो आप बोलते हो कंटिन्यूअस हो रहा है। अब एक बच्चा 5 मीटर की एक बार में लीप ले रहा है, फिर 5 मीटर की एक बार में लीप ले रहा है, फिर 5 मीटर की एक बार में, तो आप बोलोगे ये कंटिन्यूअस 5-5 मीटर का गैप ले रहा है या लीप ले रहा है। ओके, उसी तरीके से जब चार्ज किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम ये देखते हैं कि उस बॉडी पे चार्ज इक्वल अमाउंट में इक्वल स्पेस में डिवाइड हुआ है कि नहीं। मतलब कि अगर इतना स्पेस है तो इसमें जो चार्ज है वो सेम अमाउंट के स्पेस में फिर उतना ही चार्ज होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अगर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, या तो लाइन पे या तो सरफेस पे या तो वॉल्यूम पे, तो हम कहते हैं कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये लाइन आप याद कर लो, आपसे कोई भी पूछ दे कहीं भी आ जाए, what is the meaning of continuous charge distribution? So you can say, sir, whenever charges are continuously spread over a line, surface or volume, then the distribution is said to be continuous charge distribution. अब इसके तीन टाइप होते हैं। इसका पहला टाइप होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो एक लाइन है, ऐसे एक वायर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब आपको पता करना है कि इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये आपको पहले से दे दिया गया है। तो आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी से भी तो पता चलता है ना कि कितने एरिया या कितने सरफेस में कितना सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे फिर वो मास का हो या किसी चीज का हो। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ द वायर या फिर लाइन। और अगर एक छोटे से पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल। अब आप बोलोगे सर एलिमेंट्री पार्ट के लिए लिया तो लेंथ आपने डीएल कर दी, चार्ज को आपने डी क्यू कर दिया, पर लैम्डा को आपने डी लैम्डा नहीं किया। बिल्कुल नहीं होगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो जितना चार्ज डीएल में होगा उतना ही चार्ज किसी और डीएल में फिर होगा, डी क्यू। अगर 2 डीएल है तो चार्ज भी कितना होगा? 2 DQ, क्योंकि वो रेशियो में बटा है, तो ये एक कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा। ठीक है। अब कूलम्स लॉ में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, या फिर गॉस लॉ में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस पे, जहां पे हमें चार्ज की वैल्यू नहीं पता होती है, तो हम चार्ज को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, डी क्यू की जगह पे हम लैम्डा डीएल लिख देते हैं। ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पहली चीज आप क्या याद रखेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू
Q अपॉन L या फिर dQ अपॉन DL। ये पहला पॉइंट है। अच्छा, मान लीजिए चार्ज एक लाइन पे ना होके एक सरफेस पे हो और इस पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, तो आप कैसे निकालोगे? तो यहां पे आती है हमारी काम सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से और इसको हम बोलते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया या फिर एलिमेंट्री चार्ज डिवाइडेड बाय एलिमेंट्री एरिया। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके पहले वाले की यूनिट क्या हो जाएगी लैम्डा की? क्यू बाई एल, यानी कि कूलम पर मीटर। वो क्या थी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इन दोनों के बाद इसका लास्ट भाई आता है, उसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान लो जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली किसी वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, तो उसको हम रो से डिनोट करते हैं, इसको हम रो बोलते हैं। और रो की वैल्यू क्या होती है? रो की वैल्यू होती है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया या एलिमेंट्री चार्ज डिवाइडेड बाय एलिमेंट्री एरिया। अगर डीवी, मान लो पूरा वॉल्यूम किसी बॉडी का बहुत ज्यादा है, उसके एक छोटे से वॉल्यूम में, ये 3D में नहीं है, ये वॉल्यूम डीवी है, तो इसमें अगर ये डीक्यू चार्ज है और अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी dq अपॉन dv आएगी और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर क्यूब। तो अभी तक आपने तीन चार्ज डेंसिटी पढ़ ली। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा dq अपॉन dl, दूसरी सरफेस चार्ज डेंसिटी dq अपॉन da, और तीसरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो dq अपॉन dv। इनका अभी आपको यूज नहीं मिल रहा है, बट कूलम्स लॉ में तो इनका बहुत ज्यादा यूज है भी नहीं। आपको गॉस लॉ में इसका बहुत अच्छा खासा यूज मिलेगा। जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें इनका काफी यूज है। तो अगले वीडियो लेक्चर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी बस आप इनके फॉर्मूलेस को याद कर लो और इनका जो यूनिट है उसको आप याद कर लो। तो dq की वैल्यू आप अगर कभी प्लेस करनी हो और लीनियर दिया हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप क्या बोलोगे? dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। सिमिलरली अगर आपको कोई सरफेस दी हो और वहां पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया हो, तो चार्ज की जगह पे आप क्या वैल्यू प्लेस कर सकते हो? सिग्मा इंटू डी ए। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम के ऊपर हो तो डी क्यू की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? रो इंटू डी वी। तो ये इनको सब्सटीट्यूट इस तरीके से किया जाता है। यही इनका यूज है। जैसे सवाल आएगी वैसे वैसे हम करेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी और उनसे जुड़े न्यूमेरिकल्स। जो लेक्चर आपको कल मिलेगा। तो बने रहिए और अब बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ आपको लेक्चर मिलेंगे एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए। और हम आपके साथ बिल्कुल लगे रहेंगे एग्जाम तक। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और एक कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।